गरीब बहू की मटके वाली खेती और रसोई। मम्मी जी देखिए, आपकी छोटी बहू दहेज में मटका लेकर आई है। ये क्या देवरानी जी, मायके से बहू फ्रिज, अलमारी, टीवी लेकर आती है, आप तो मटका लेकर आई हैं। अगर आपके मायके वालों के पास देने के लिए कुछ नहीं था तो आपको खाली हाथ भेज देते। ये मटका बेचने की क्या जरूरत थी? और नहीं तो क्या, आपके घर वालों को क्या लगता है हम लोगों के पास पानी रखने की जगह नहीं है? प्रीति अपने साथ दहेज में मटका लेकर आई थी, जिसे देखकर उसकी दोनों जेठानी नैना और ज्योति उसका मजाक उड़ाती हैं और आग में घी डालने के लिए उनकी पड़ोसन गंगा अपनी बालकनी से झांकते हुए कहती है, अरे ये क्या उर्मिला, तेरी छोटी बहू तो अपने साथ कुम्हार का चक्का ले आई है, इतना सारा मटका, तुझे पानी पीने में अब दिक्कत नहीं होगी। गंगा का ताना सुनकर उर्मिला को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में प्रीति से कहती है, बहू तू अपने साथ मटका क्यों लेकर आई है? क्या जरूरत थी मटका लाने की? आखिर ये बहू अपने साथ इतने सारे मटके लेकर क्यों आई है, जानने के लिए हमें कहानी में पीछे जाना होगा। पिताजी, अब सूरज सिर पर आ गया है, आप कब तक मटका बनाने वाले हैं? अब थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी मटके आप शाम को बना लीजिएगा। प्रीति अपने पिता को पानी पीने के लिए देती है। हरिप्रसाद कड़ी धूप में बैठकर मटका बना रहे थे, उनके सिर से पसीना टपक रहा था। वो प्रीति के हाथ से पानी का ग्लास लेते हैं और पानी पीते हुए कहते हैं, नहीं बेटा, तेरी शादी के लिए पैसे जुगाड़ने हैं। अगर अभी अच्छे से मेहनत नहीं करूंगा तो तेरी शादी कैसे करवाऊंगा? पिताजी, आप मेरी वजह से इतनी मेहनत मत कीजिए। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं प्रीति, बस कुछ दिनों की तो बात है, फिर तू विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी। देख, तेरी शादी की तैयारी हो रही है। 4 दिनों में प्रीति की शादी युवराज से होने वाली थी। प्रीति के घर के पास ही बहुत ही साधारण तरीके से उसकी शादी का मंडप बनाया गया था। वहीं उसके ससुराल में उर्मिला और मोतीलाल हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी, आपने हमारे छोटे बेटे की शादी क्यों तय कर दी? आप तो जानते हैं कि वो कोई काम नहीं करता, और ऊपर से आपने उसकी शादी अपने गांव की लड़की से तय की है। अब हमारे इतने बड़े घर में गांव की लड़की आएगी? उर्मिला परेशान होकर मोतीलाल से शिकायत कर रही थी कि तभी उसकी दोनों बड़ी बहू ज्योति और नैना बीच में टपक कर कहती है, अच्छा हुआ मम्मी जी जो डैडी जी ने देवर जी के लिए गांव की लड़की पसंद की, वरना कोई शहर की लड़की आती तो देवर जी उसके खर्चे उठा नहीं पाते। उर्मिला, मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। हमारा बेटा बहुत ही आलसी और बिगड़ा हुआ है, उसकी शादी हो जाएगी तो शायद वो सुधर जाए। मोतीलाल का बेटा युवराज, जिसकी शादी प्रीति से होने वाली थी, वो बहुत ही हैंडसम, मस्कुलर और जिंदा दिल लड़का था। उसे आजाद पंछी की तरह जिंदगी जीना पसंद था। जहां उसके दोनों भाई अंश और विराज कंपनी संभालते तो वहीं वो अपने दोस्तों के साथ मजे करता। आज भी युवराज वही कर रहा था। भीड़ में सभी लोग उसका नाम ले रहे थे। युवराज, युवराज, अरे युवराज, आज तो तुझे ही जीतना पड़ेगा। अरे देखा ना रॉकी, मैंने तुझे फिर से हरा दिया। तू क्यों हर बार मुझसे हारने के लिए आ जाता है? चल, अब शर्त के मुताबिक मुझे 10,000 रुपए मुझे दे। रॉकी और युवराज दोनों गेमिंग सेंटर में गेम खेल रहे थे और गेम में युवराज जीत गया था। इसीलिए शर्त के मुताबिक रॉकी युवराज को अपनी जेब से 10,000 निकाल कर देता है। युवराज, आज तो तेरा दिन अच्छा था, लेकिन कल मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है भाई, कल का कल देखेंगे। अब मैं घर चलता हूँ। युवराज अपने पैसे लेकर अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए गेमिंग सेंटर के बाहर आता है और अपनी बुलेट पर बैठकर अपने घर आ जाता है। युवराज को देखकर ज्योति अपनी नाक चढ़ा लेती है। मम्मी जी देखिए, आ गए आपके राजकुमार। देवर जी कहाँ से मटर गश्ती करके आ रहे हैं? बेटा आप तो सुधर जा, अब तेरी शादी होने वाली है, तेरी पत्नी आ जाएगी, तब भी क्या तू ये सब करेगा? हाँ, मैं तो शादी के बाद भी वैसे ही रहूंगा। आप लोग मेरी शादी करवा रहे हो, आप लोग समझो, मुझे कुछ नहीं पता। इतना कहकर युवराज सीधे अपने कमरे में जाता है और अपने बेड पर बुलेट की चाबी फेंककर बिना जूते खोले बेड पर पड़ जाता है। युवराज के कमरे में जाने के बाद, क्या करूं मैं इस लड़के का? मैं तो तंग आ चुका हूं इससे। यह बहुत आलस करता है। मेरे दोनों बेटे अंश और विराज कितने अच्छे से कंपनी चलाते हैं, और एक यूवी है जिसने आज तक कंपनी का मुंह भी नहीं देखा है। सारा दिन बस अपने कंप्यूटर में गेम खेलता रहता है। युवराज के घर वाले उसे प्यार से यूवी कहते हैं। हाँ जी, यूवी हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है। ये सब तुम्हारी गलती है उर्मिला, तुमने ही अपने लाल प्यार से उसे इतना बिगाड़ दिया है। युवराज को लेकर अक्सर मोतीलाल और उर्मिला में झगड़ा हो जाता था। एक तरफ दोनों युवराज की वजह से लड़ रहे थे तो वहीं युवराज को उसके दोस्त मनीष का कॉल आता है। अरे बोल भाई, कैसे याद किया? अरे यार, बड़ा उदास लग रहा है। आज भी घर वालों ने बातें सुनाई है क्या? हाँ यार, अब तो ये रोज का हो गया है। अरे भाई, तू अपने घर वालों को बात क्यों नहीं बता देता कि तू कितना बड़ा गेमर है? तूने वर्ल्ड वाइड गेमिंग कंपटीशन जीता है। अरे नहीं यार, मैं तो घर वालों को नहीं बताने वाला। जिसे जो समझना है समझने दो।
मनीष से थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद युवराज फोन रख देता है और सो जाता है। वहीं प्रीति के घर में प्रीति अपनी मम्मी पापा के लिए खाना बनाती है। क्या बात है बेटा, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। ला बेटा 2 पूरी और डाल दे। प्रीति अपने पिताजी की थाली में पूरी डालती है। माँ, आपको भी पूरी दूं? प्रीति की माँ जानकी थोड़ी परेशान थी। क्या बात है माँ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। बेटा, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तेरे पिताजी ने तेरी शादी अमीर घर में तय की है और मैंने सुना है तेरी दोनों जेठानी अमीर घर से हैं। पता नहीं वो तेरे साथ कैसे पेश आएंगी। मुझे चिंता हो रही है। माँ, आप चिंता मत कीजिए। आपने मुझे हमेशा यही सिखाया है ना, अगर मैं सही रहूंगी तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जानकी इतनी परेशान मत हो, अपनी बेटी पर भरोसा करो। हमारी बेटी बहुत समझदार है और इसका होने वाला ससुर भी तो हमारे गांव का आदमी है। वो अपने गांव की बेटी के साथ बुरा थोड़े करेगा। हरि प्रसाद और प्रीति के समझाने पर जानकी शांत होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते शादी वाला दिन आ जाता है। युवराज और प्रीति की शादी हो जाती है। विदाई के समय प्रीति जानकी को गले लगाकर रो रही थी। फिर वो अपने पिता के पैर छूती है। बेटा, आज तू अपने ससुराल जा रही है। मेरे पास तुझे देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथों का बनाया मटका देना चाहता हूँ। मुझे यकीन है ये मटके तेरे एक दिन काम आएगा। अपने पिता का प्यार देखकर प्रीति रोने लगती है और अपने साथ अपने पिता के बनाए मटके भी अपने ससुराल ले आती है। प्रीति के मटके देखकर उसकी दोनों जेठानी उसका काफी मजाक उड़ाती हैं। ये क्या देवरानी जी, मायके से बहू फ्रिज, अलमारी, टीवी लेकर आती है, आप तो मटका लेकर आई हैं। अगर आपके मायके वालों के पास देने के लिए कुछ नहीं था तो आपको खाली हाथ भेज देते। ये मटका भेजने की क्या जरूरत थी। जेठानी के साथ साथ उनकी पड़ोसन गंगा भी प्रीति के लाए मटकों का मजाक बनाती है और प्रीति की सास उर्मिला को ताना मारती है। गंगा का ताना सुनकर उर्मिला गुस्सा हो जाती है। छोटी बहू, तुम अपने साथ मटका लेकर क्यों आई हो? क्या जरूरत थी तुम्हें मटका लाने की? माँ जी, मेरे पिताजी ने बड़े प्यार से मुझे ये मटका अपने हाथों से बना कर दिया है। माँ, मटका ही तो है, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। मैं इसे अपने कमरे में रखवा दूंगा। युवराज की बात सुनकर उसकी बहन पायल, देख रही हो माँ, भैया तो अभी से जोरू के गुलाम बन गए। क्या बात है भैया, अभी से भाभी की इतनी साइड ले रहे हो? हाँ, अगर मैं इसकी साइड नहीं लूंगा तो कहीं वो तेरी तरह अपने मायके में जाकर न बैठ जाए। युवराज का करारा जवाब सुनकर पायल का मुंह बंद हो जाता है। पायल की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने पति से गुस्सा होकर अपने मायके चली आई थी और काफी दिनों से मायके में ही रह रही थी। अब बस करो तुम लोग, बहू कलश गिराकर घर के अंदर आओ। प्रीति कलश गिराकर घर के अंदर आती है। मैं तो काफी थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। यूवी, प्रीति को भी अपने साथ अपने कमरे में ले जाओ, वो भी थक गई होगी। प्रीति युवराज के साथ उसके कमरे में चली जाती है। थके होने की वजह से प्रीति जल्दी सो जाती है। अगली सुबह उसकी पहली रसोई थी। वो अच्छे से तैयार होकर हॉल में जाती है। अच्छा हुआ छोटी बहू तुम आ गई, आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज तुम्हें खाने में मटर पनीर, फ्राइड राइस, नान, रोटी, चिली चिकन और बिरयानी बनाना है। साथ में रसमलाई बना देना, हमारे घर वालों को रसमलाई खाना पसंद है। इतना सारा खाना, पता नहीं ये लोग मुझसे 6-7 लोगों का खाना बनवा रही है या फिर पूरे जिले का। तुम ये सारा खाना बना तो लोगी ना? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है तो बता दो। हाँ, मैं सारा खाना बना लूंगी। प्रीति रसोई में जाती है और एक एक करके अपने ससुराल वालों की फरमाइश के हिसाब से पहले मटर पनीर, फ्राइड राइस, बिरयानी और नान रोटी बनाती है। सभी लोग जब प्रीति के हाथ का बना खाना खाते हैं तब, अरे वाह बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। खाना ठीक ही बना है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम गांव की रहने वाली इतना सारा खाना एक साथ बना लोगी। जेठानी जी, गांव के लोग हर दिन अलग अलग फरमाइश का खाना खाते हैं। प्रीति की पहली रसोई का खाना सभी को पसंद आता है और सभी उसे नेक देते हैं। प्रीति सबसे प्यार से नेक लेती है और फिर रसोई की तरफ जाती है। तभी उसे चक्कर आने लगता है। प्रीति खुद को संभालते हुए अपने कमरे में जाकर बैठती है। तभी युवराज कमरे में आता है। अरे क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस सुबह से काम कर रही हूँ ना, तो थोड़ी थकान हो गई है। शायद तुमने कुछ खाया भी नहीं है, जल्दी से खाना खा लो। ठीक है जी, मैं खाना खा लूंगी। युवराज और प्रीति दोनों बात कर रहे थे। तभी उर्मिला प्रीति को आवाज देती है। उर्मिला के बुलाने पर प्रीति नीचे जाती है। युवराज अपनी बाइक की चाबी लेकर सीढ़ियों से उतरता, तभी उसकी नजर उर्मिला और प्रीति पर पड़ती है। छोटी बहू, मैंने साबूदाना बना दिया, तुम छत पर जाकर साबूदाना का पापड़ बना दो। पापड़ को अच्छे से बड़ा बड़ा करके फैला देना। वैसे भी तुम गांव की हो तो तुम्हें तो ये सब आता ही होगा। उर्मिला की बात सुनकर प्रीति रसोई में जाकर साबूदाना का बर्तन लेकर छत पर पापड़ बनाने के लिए जाती है। युवराज प्रीति को बिना खाए पिए लगातार काम करते देख रहा था। प्रीति के छत पर जाने के बाद युवराज भी अपने बाइक पर बैठकर घूमने चला जाता है। थोड़ी देर बाद, माँ जी, मैंने छत पर पापड़ सूखने के लिए डाल दिए हैं,
एक काम करो, ये सारे कपड़े भी छत पर जाकर सूखने के लिए डाल दो। ज्योति और नैना छत पर नहीं जाएंगी क्योंकि उन्हें धूप से टैनिंग हो जाएगी। उर्मिला की बात सुनकर प्रीति छत पर कपड़े डालने के लिए जाती है। ससुराल में पहले दिन प्रीति को बहुत सारा काम करना पड़ता है। शाम को जब युवराज घर आता है तो देखता है कि प्रीति अभी भी काम कर रही है। प्रीति यहाँ आओ और मेरे साथ कमरे में चलो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या बात है देवर जी, आज तक तो हमारे लिए कभी कुछ लेकर नहीं आए और अपनी पत्नी की सेवा शुरू कर दी। इन सब के लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? नेहा की बात सुनकर युवराज को गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ कहता नहीं है। युवराज प्रीति को अपने साथ कमरे में ले जाता है। प्रीति देखो, मैं तुम्हारे लिए छोले भटूरे लेकर आया हूँ। कल तुमने मुझसे कहा था ना तुम्हें छोले भटूरे खाना पसंद है। मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, लो ये खा लो। थैंक यू यूवी जी। छोले भटूरे देखकर प्रीति खुश हो जाती है और युवराज के साथ छोले भटूरे खाने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब आए दिन प्रीति की दोनों जेठानी और सास प्रीति से घर का सारा काम करवाने लगी थी। कभी वो उससे पूरे घर की सफाई करवाती तो कभी कपड़े धुलवाती। एक दिन प्रीति के ससुराल में उसकी सास के 2 भाई बहन अपने परिवार के साथ आए थे। कैसे हो मोतीलाल, युवराज की शादी में तो आ नहीं पाई, इसीलिए सोचा भाई के साथ अभी आ जाओ तुमसे मिलने। अच्छा किया दीदी जो आप हमसे मिलने आ गई, बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए। सभी मेहमान जब अपने कमरे में चले जाते हैं तब उर्मिला प्रीति से कहती है, छोटी बहू, मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उनके नाश्ता से लेकर खाना, हर चीज का ध्यान तुम्हें ही रखना है। जी ठीक है माँ जी। उर्मिला जहाँ प्रीति को सारा काम दे रही थी तो वहीं ज्योति और नैना ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। अच्छा हुआ मम्मी जी ने सारा काम उस गांव की गंवार को करने के लिए कह दिया, वरना इतने लोगों की खातिरदारी में तो मेरे मैनिक्योर किए हुए नेल्स खराब हो जाते। वही तो, कल ही मैंने पार्लर से हाइड्रा फेशियल करवाया। अब गैस के सामने खड़ा होकर खाना बनाकर मैं अपनी खूबसूरती खराब नहीं करने वाली। ऐसे बातें करते हुए दोनों जेठानी अपने अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन से उर्मिला प्रीति से मेहमानों के लिए नाश्ते में पूरी सब्जी, खीर, दिन के खाने में बिरयानी, फ्राइड राइस, पनीर की सब्जी और शाम को स्टार्टर्स में कबाब बनवाती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन से लगातार इतने लोगों के लिए खाना बनाते बनाते तो अब मेरी हालत खराब हो गई है। पता नहीं कब तक ये सब करना पड़ेगा। प्रीति रसोई में खाना बनाते हुए ये सब सोच रही थी कि तभी शांति उसे हॉल में आवाज लगा देती है। प्रीति हॉल में जाती है तो शांति उसे गले लगा लेती है। उर्मिला, तुम्हारी तीनों बहुओं में मुझे छोटी बहू सबसे अच्छी लगी। प्रीति बेटा, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। तुमने इन 2 दिनों में हमारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। प्रीति की बुआ सास उससे बहुत खुश थी। वो प्रीति की तारीफ करके अपने परिवार वालों के साथ चली जाती है। 2 दिन से लगातार मेहमानों के लिए खाना बनाने की थकान प्रीति के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। शाम को जब युवराज घूम कर आता है तब देखता है कि प्रीति बेड पर लेटकर आराम कर रही है। क्या बात है प्रीति, तुम इतना ज्यादा कैसे थक गई और तुम आराम क्यों नहीं कर रही हो? 2 दिन से सारे मेहमान और हमारे पूरे परिवार के लिए खाना मुझे ही बनाना पड़ रहा था, इसीलिए बहुत काम करने की वजह से तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। अरे तो तुमने सारा काम अकेले क्यों किया? घर में 2 भाभी और पायल भी तो हैं, वो लोग क्या कर रही थी? क्या वो तुम्हारी मदद नहीं करवा सकती थी? युवराज प्रीति के लिए बहुत परेशान होता है। वो उर्मिला से बात करने के लिए जाता है। उर्मिला हॉल में बैठी चाय पी रही थी तभी, माँ ये सब क्या है? मैं देख रहा हूँ जब से प्रीति शादी करके इस घर में आई है तब से आप सारा काम उसी से करवाती हैं, जबकि ज्योति भाभी और नैना भाभी कोई काम करती ही नहीं है। वो मेरी पत्नी है, घर की नौकरानी थोड़े है जो आप उसे इतना सारा काम करवाती हैं। तेरे दोनों भाई घर चलाने के लिए घर में पैसा देते हैं तो उनकी पत्नी को घर में काम नहीं करना पड़ता, लेकिन तू घर में 1 रुपया भी नहीं देता तो तेरी पत्नी को तो काम करना पड़ेगा ना। ये क्या बात हुई माँ? बात तो सीधी है और मैंने तुझे साफ साफ कह भी दिया है। अगर तुझे तेरी पत्नी के घर के सारे काम करने से कोई दिक्कत है तो तू घर छोड़कर जा सकता है। माँ अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है, मैं प्रीति को लेकर इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर युवराज अपने कमरे में जाता है। प्रीति जल्दी से अपना सामान पैक करो, हम लोग इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं है, जो करने के लिए कहा है जल्दी करो। युवराज को गुस्से में देखकर प्रीति कुछ कहती नहीं और जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक करती है। पैकिंग करने के बाद युवराज प्रीति को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है और अपनी बाइक पर बैठाकर एक रेस्टोरेंट में ले आता है। सॉरी प्रीति, उस वक्त मैंने तुमसे थोड़े गुस्से में बात की। मैं नहीं चाहता था कि माँ तुमसे उतना ज्यादा काम करवाएं। तुम मेरी पत्नी हो, कोई तुम्हारी बेइज्जती करे मैं नहीं देख सकता। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, लो ये बिरयानी खा लो। प्रीति बिरयानी खाती है लेकिन वो थोड़ी परेशान लग रही थी। यूवी जी, हमने घर तो छोड़ दिया है लेकिन अब हम लोग कहाँ रहेंगे? प्रीति तुम परेशान मत हो, मैंने हमारे रहने का इंतजाम कर लिया है। मेरे दोस्त का एक घर खाली पड़ा है, हम लोग वहीं रहेंगे। उसकी फैमिली और वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं तो वो जगह खाली है।
युवराज प्रीति को अपने दोस्त के घर लाता है। युवराज के दोस्त का घर एक लोहे का सामान बनाने वाले कारखाने के ठीक ऊपर था। ये तो फैक्ट्री है, घर कहाँ है? घर तो उसके ऊपर है, हमें कुछ दिनों तक यहीं रहना पड़ेगा। युवराज प्रीति को अपने दोस्त के घर लेकर जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसके दोस्त का घर किसी भूत बंगले की तरह लगता है। हर तरफ मकड़ी की जाली लगी थी, कबूतर उड़ रहे थे। घर की हालत देखकर युवराज उदास हो जाता है। प्रीति मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें कैसी जगह ले आया। सच में मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है जी, बस इस घर में काफी दिनों से कोई रहता नहीं था, इसीलिए इसकी हालत ऐसी है। हम दोनों मिलकर इसे साफ करेंगे और रहने लायक बनाएंगे। युवराज और प्रीति दोनों अपने लगेज को एक साइड में रखकर पूरे घर की सफाई करते हैं। घर में अच्छे से डस्टिंग और पोछा लगाने के बाद घर रहने लायक बन जाता है। युवी जी, देखा आपने, ये घर कितना सुंदर हो गया है और यहाँ तो बालकनी भी है। अरे तुम सही कह रही हो प्रीति, ये लो 10,000 रुपए। अभी तो मेरे पास बस यही है, पर कुछ दिन में मैं कोई अच्छा काम ढूंढ लूंगा। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मैं आपके साथ हूँ। युवराज घर के बाहर जाता है और बाहर से खाने के लिए रोटी तड़का ले आता है। रात बहुत हो गई है तो यही खाकर सो जाते हैं। कल हमें घर के लिए जरूरत का सामान लेने भी तो जाना होगा। युवराज और प्रीति दोनों खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अभी तो बस गैस बंद चल रही है, अलग से गैस वगैरह लेने में काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। ब्लैक में गैस 2, 4, 5 हजार में आ रही है, फिर चूल्हा खरीदने में अलग खर्च। मैं सोच रही थी कि चूल्हे पर ही खाना बना लूं। क्या तुम चूल्हे पर खाना बना पाओगी? हाँ जी, गांव में तो हम लोग ऐसे ही खाना बनाते थे ना। और अगर यहाँ पैसे बच जाएंगे तो हम लोग पंखा ले सकते हैं और बेड पर लगाने के लिए अच्छा गद्दा ले सकते हैं। प्रीति और युवराज दोनों बाजार जाते हैं और बाजार से एक स्टैंड फैन खरीद लेते हैं। फिर गद्दे की दुकान पर जाकर एक कंफर्टेबल गद्दा लेते हैं। ये चीजें खरीदने में ही तो काफी पैसे खर्च हो गए। अब हमें थोड़ा हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। अभी तो राशन और सब्जियां लेना बाकी है और खाना बनाने के लिए बर्तन भी तो चाहिए। बर्तन का नाम सुनकर प्रीति थोड़ा उदास हो जाती है। क्यों जी, मेरे पिताजी के दिए मटके तो ससुराल में ही रह गए, क्या आप वो मटके मेरे लिए ला सकते हैं? प्रीति तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मटके ले आऊंगा। अभी चलो बाकी का सामान ले लेते हैं। प्रीति और युवराज दोनों राशन की दुकान पर जाते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से राशन ले लेते हैं। फिर वो सब्जी मंडी जाते हैं। भैया, ये टमाटर कैसे दिए और कटहल बैंगन कितने का है? बहन जी, टमाटर 60 रुपए किलो है, कटहल 90 रुपए किलो है, बैंगन 50 रुपए किलो है। बताइए आपके लिए कितना लगा दूं? सब्जियों के दाम सुनकर युवराज और प्रीति एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। आजकल तो सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा हो गए हैं। प्रीति हम लोग क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, अभी हम लोग थोड़ी बहुत सब्जी ले लेते हैं। युवराज और प्रीति थोड़ी बहुत सब्जियां, राशन और बाकी का सामान लेकर घर आ जाते हैं। युवराज घर के इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस को ठीक करता है और प्रीति खाना बनाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कारखाने के ऊपर घर होने की वजह से उनके घर में काफी गर्मी होती थी। एक दिन युवराज प्रीति को चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखता है। प्रीति के सर से पसीना टपक रहा था और वो रोटी बना रही थी। ये लड़की मेरे लिए कितना सब कुछ कर रही है, मुझे भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं इसे इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता। ये सब सोचकर युवराज अपने लैपटॉप को खोलता है और कुछ कोडिंग प्रोग्राम करने लगता है। अगले दिन युवराज अपने घर से प्रीति के पिताजी के दिए मटके को एक हाथी गाड़ी में रखवा कर ले आता है। प्रीति अपने पिताजी के दिए मटके को देखकर बहुत खुश होती है। थैंक यू, मुझे अपने पिताजी की बड़ी याद आ रही थी। ये मटके देखकर मुझे महसूस होता है कि वो मेरे पास है। प्रीति और युवराज अपने नए घर में रहने लगते हैं। प्रीति सीढ़ियां उतरकर नीचे से बाल्टी में पानी भर कर लाती थी और चूल्हे पर खाना पकाती, जिसे देखकर युवी को काफी बुरा लगता है। वो भी लैपटॉप में सारा दिन काम करते रहता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन प्रीति अकेले बाजार जाती है। बाजार में तो सारी सब्जियां बहुत महंगी हैं। प्रीति बाजार की कई दुकानों में जाती है, लेकिन उसे हर जगह सब्जी महंगी मिलती है। प्रीति एक गरीब सब्जी वाली के पास जाकर थोड़ी सस्ते में सब्जियां ले आती है। खाना बनाते हुए प्रीति सोचती है, ऐसे तो काम नहीं होने वाला। अगर सब्जियां इतनी महंगी मिलेंगी तो घर चलाने के लिए पैसे कम पड़ जाएंगे। प्रीति ये सब सोचकर परेशान हो ही रही थी कि तभी उसकी नजर उसके पिताजी के दिए मटकों पर जाती है। अगर मैं अपनी सब्जियां खुद घर पर उगाऊं तो मुझे बाहर जाकर सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीति ये सोचकर खुशी खुशी युवराज के पास जाती है। मैं सोच रही थी, अगर मैं बाहर से सब्जी खरीदने की जगह घर पर सब्जी उगाऊं तो कैसा रहेगा। मैं अपने पिताजी के दिए मटके में सब्जी उगाऊंगी। हमारे पास तो इतनी बड़ी बालकनी भी है। अरे प्रीति, अगर तुम सब्जी उगा सकती हो तो उगा लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। युवराज की बात सुनकर प्रीति खुश हो जाती है और अपने और युवराज के लिए चाय बनाती है। वो युवराज को चाय देती है और खुद बालकनी में आकर चाय पीने लगती है। तभी उसकी नजर उसकी पड़ोसन लता पर जाती है। लता अपने पौधों को पानी दे रही थी। आपके फूलों के पौधे तो बहुत सुंदर हैं। और थैंक यू, ऐसे पौधे तुम भी उगा सकती हो। मैं तो अपने मटके में सब्जी उगाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यहाँ मिट्टी कहाँ मिलेगी पता नहीं।
सब्जी उगाने का आइडिया तो और भी अच्छा है। वैसे भी आजकल सब्जियां बहुत महंगी आ रही। मेरे पास 2 बोरी मिट्टी है, अगर तुम चाहो तो तुम ले सकती हो। क्या सच में? आपने तो एक बार में मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। प्रीति युवराज को बोलकर लता के घर से मिट्टी की बोरियां मंगवा लेती है। फिर प्रीति बाजार जाती है। वो बीज की दुकान पर जाती है। भैया मुझे टमाटर, पटल, भिंडी, तुरई, कद्दू, मिर्च, नींबू, अलग अलग तरह की हरी सब्जियों के बीज दे दीजिए। दुकानदार प्रीति को अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज दे देता है। प्रीति काफी धूप में चलकर घर आ रही थी, लेकिन उसके चेहरे में अलग चमक थी। अगर मेरे मटके में सब्जियां उग गईं तो कितना अच्छा होगा। सही कहा था पिताजी ने, उनका मटका एक दिन मेरे जरूर काम आएगा, और वो मेरे काम आ गया। ये सब सोचते सोचते प्रीति खुश होकर अपने घर आ जाती है। वो अपने साथ पास के तबेले से गोबर लेकर आई थी। घर आने के बाद वो सीधे बालकनी में जाते और मिट्टी में गोबर मिलाकर उसे मटके में भरती है। फिर वो अलग अलग मटके में अलग अलग बीज बोती है। अरे पानी तो नहीं है। प्रीति बाल्टी लेकर सीढ़ियों से नीचे आती है और फिर कारखाने के बगल वाले सरकारी नल से पानी भरकर बाल्टी लेकर सीढ़ियां चढ़ती है। अरे मेरी सुपर वुमन, तुम कितना काम करोगी, कुछ काम मुझे भी बोल दिया करो। युवराज की बात सुनकर प्रीति मुस्कुरा देती है। वो पानी लेकर अपने मटके के पास जाती है और सारे मटके में पानी डालती है। प्रीति को अपने मटकों में पानी डालते हुए लता देख रही थी। अरे वाह प्रीति, तुमने अपने मटके में सब्जियां लगा ली। हाँ आंटी, बस 2-3 हफ्ते में इसमें सब्जियां आ जाएंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। प्रीति सुबह शाम अपने मटके में बोई सब्जियों में अच्छे से पानी डालती है, रसोई से निकला खाद डालती है और उसकी खूब सेवा करती है। कभी कभी जब उसे अपने पिता की याद आती तो वो अपने मटके वाली सब्जियों से बातें भी करती थी। देखते ही देखते 4 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक सुबह जब प्रीति सोकर उठती है तब, यूबी जी देखिए, उठिए ना। क्या देखूं प्रीति? मेरे मटके में सब्जियां उग गई हैं। लौकी, प्याज, टमाटर, ये सब देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। प्रीति की पूरी बालकनी उसकी उगाई सब्जियों से भर गई थी। कहीं टमाटर लटक रहे थे तो कहीं करेले, और छोटे छोटे मटके में ढेर सारी धनिया, पुदीना भी हो गई थी। प्रीति अपने मटके में उगी हुई सब्जियों को तोड़कर उससे सब्जी बनाती है। अरे आज सब्जी तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रही है। कौन से मसाले यूज किए हैं प्रीति? यूबी जी, ये मसालों का नहीं बल्कि मेरे मटके में उगी हुई सब्जियों का कमाल है, और आज मैंने खाना मटके में बनाया है। इसीलिए तो खाना आज इतना टेस्टी लग रहा है। सच में खाना खाकर तो मजा आ गया। सुनो, आज मेरी फॉरेन फ्रेंड के साथ डील, बस वो अच्छे से हो जाए। आपने अच्छे से खाना खा लिया है ना? देखना आपकी मीटिंग सक्सेसफुल होगी। प्रीति और युवराज दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद प्रीति घर के काम में लग जाती है और युवराज लैपटॉप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने उस फॉरेन क्लाइंट से बात करता है। युवराज की मीटिंग 2 घंटे तक चलती है। ओके सर, फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द गेम। फैंटास्टिक, आई विल सी यू सून। युवराज की फॉरेन क्लाइंट शेड्यूल पक्की हो जाती है। प्रीति, मुझे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अगर मेरा गेम बन गया और वो चल गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। यूवी जी, मैंने कहा था ना आप कर लेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। युवराज दिन रात गेम बनाने में लगा रहता है। प्रीति अपने मटके वाली सब्जियों की अच्छे से देखभाल करती है और सब्जियां तोड़कर खाना बनाती है। एक दिन प्रीति एक टोकरी में काफी सारी सब्जी भरकर अपने पड़ोसन लता के घर ले जाती है। आंटी जी, मेरे मटके में सब्जी हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सब्जी आपको भी दे दूं। लता प्रीति से सब्जी की टोकरी ले लेती है और उसे चाय पिलाती है। लता के घर पर चाय पीने और थोड़े गप्पे मारने के बाद प्रीति अपने घर आ जाती है। शाम को जब प्रीति अपनी बालकनी में खड़ी थी तब, क्या बात है प्रीति, तुम्हारी सब्जियां तो बाहर वाली सब्जियों से बहुत अच्छी है। मेरे पति तो सब्जी खाकर खुश हो गए। मेरे बच्चे जो सब्जियां देखकर मुंह बनाते हैं वो भी मांग मांग कर सब्जी खा रहे थे। तुम मुझे भी मटके में सब्जी उगाना सिखाना। लता की बात सुनकर प्रीति के चेहरे में बड़ी सी स्माइल आ जाती है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको मटके में सब्जी की खेती करना सिखाऊंगी। इस तरह हंसी मजाक करते हुए प्रीति और लता थोड़ी देर बात करती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। अब युवराज का गेम बन गया था और वो लॉन्च भी हो गया था। प्रीति, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं मेरा बनाया पी बैटल गेम चलेगा या फिर नहीं। पी बैटल गेम, ये कैसा नाम है? अरे ये गेम मैं तुम्हारे नाम पर बनाया है, प्रीति का पी। यूवी जी, हाँ पीना। प्रीति और युवराज दोनों गेम लॉन्च से बहुत ज्यादा खुश हैं। एक दिन प्रीति के घर पर एक औरत आती है। तुम प्रीति हो ना? लता ने मुझे बताया था। अब मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, मैं घर के उस तरफ रहती हूँ। लता ने मुझे तुम्हारी मटके में उगी हुई सब्जियों के बारे में बताया। क्या तुम मुझे भी थोड़ी सब्जी दे दोगी? हाँ क्यों नहीं आंटी। प्रीति एक कैरी बैग में ढेर सारी अलग अलग तरह की सब्जियां लाकर कावेरी को दे देती है। इस तरह अक्सर प्रीति की कोई न कोई पड़ोसी सब्जी लेने के लिए आती थी। प्रीति अपने मटके में उगी हुई सब्जी को अपनी रसोई में भी बनाती और अपने पड़ोसियों को भी देती थी।
प्रीति के मटके में उगाई सब्जियों की वजह से अब हमें बाहर से सब्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कह रही हो। प्रीति के मटके में उगी हुई सब्जियां खाकर तो अब मेरी सेहत भी अच्छी रहने लगी है। अब सीढ़ियां चढ़ने उतरने में ज्यादा थकान नहीं लगती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, उसकी सब्जियां तो बहुत ताजी और ऑर्गेनिक होती है ना, इसीलिए। प्रीति की सारी पड़ोसी प्रीति की मटके में उगाई हुई सब्जियों की बहुत तारीफ करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन युवराज प्रीति को अपनी बाइक में बैठाकर एक बड़े से बंगले में ले जाता है। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? ये हमारा घर है, मेरा और तुम्हारा। प्रीति, मेरा गेम बहुत सक्सेसफुल हुआ। पी बैटल गेम को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और मुझे इतनी सारी प्रॉफिट हुई कि मैं क्या बताऊं। मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई है। अब हम लोग यहीं रहेंगे। मैं उसे घर से सारा सामान मंगवा लूंगा। प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा घर अब उसका था और वो इतने बड़े घर की मालकिन थी। युवी जी, हमारे पुराने घर ने हमारे बुरी वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। हम दोनों वहां जाकर अपना सारा सामान वापस लेकर आएंगे और अपने मटके में उगाई सब्जियों को भी मैं यहाँ लेकर आऊंगी। हाँ प्रीति, चलो चलते हैं। प्रीति अपने पुराने घर जाती है और वहां से अपना सारा सामान, मटके में उगी हुई सब्जियां, सब कुछ गाड़ी में रखवा देती है। प्रीति अपने पड़ोसियों से मिलकर अपने नए घर में आ जाती है। प्रीति अपने मटके में उगी हुई सब्जियों को अपने आलीशान बंगले के गार्डन में रखती है। युवी जी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने तो ये सब कभी सपने में भी नहीं सोचा था। प्रीति की लाइफस्टाइल पूरी तरह चेंज हो गई थी। एक दिन वह अपनी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी ननद पायल अपनी दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट में है। गाइस, मैं तो अपना वॉलेट घर पर ही भूल गई। आज तुम लोग पे कर दो, मैं किसी और दिन पे कर दूंगी। पायल झूठ क्यों बोल रही है? बोलो ना तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मायके वाले तुम्हें पैसे नहीं दे रहे हैं क्या? मैं सच में वॉलेट भूल गई हूँ। तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? वॉलेट भूल जाने की वजह से पायल की सहेलियां उसका काफी मजाक उड़ा रही थी। तभी प्रीति आती है और अपने बैग से कार्ड निकालकर पायल के बदले 20,000 रुपए का बिल पे कर देती है। पायल की सहेलियां चली जाती हैं। तब प्रीति भाभी, ये सब क्या है? ये डिजाइनर साड़ी, ये लुक, 20,000 का बिल, ये सब कैसे? ये सब तो तुम्हारे भैया ने किया है। तुम्हारे भैया बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी के मालिक बन गए हैं। उन्होंने पी बैटल गेम बनाया है। क्या? पी बैटल गेम भैया ने बनाया? वो तो बहुत पॉपुलर है। हम लोग तो भैया को आलसी समझते हैं, लेकिन भैया इतने टैलेंटेड होंगे हमें पता नहीं था। पायल, एक पत्नी को हमेशा अपने पति का साथ देना चाहिए। अगर पति वक्त ना दे तो पत्नी को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। धैर्य और हिम्मत औरत की सबसे बड़ी पूंजी होती है। पायल, मुझे लगता है तुम्हें अपने पति से बात करनी चाहिए। पत्नी की शान तो उसके ससुराल में रहने से होती है, मायके में नहीं। प्रीति पायल को काफी कुछ समझाती है, जिसके बाद पायल अपने पति से बात करती है और उसका पति उसे लेने के लिए उसके मायके आता है। पायल, तू दामाद जी के साथ क्यों जा रही है? हाँ पायल, नंदोई जी तुम्हें टाइम नहीं देते हैं, तुम्हें उनके साथ नहीं जाना चाहिए। ज्योति भाभी, आप तो चुप ही रहिए। आपने मुझे गलत डायरेक्शन दिखाया और माँ, आपको तो मायके में रखने की बजाय मुझे अपने ससुराल में वापस जाने के लिए कहना चाहिए था। प्रीति भाभी ने भैया का साथ दिया तो आज भैया बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी के मालिक बन गए हैं। मैं भी अपने पति का साथ दूंगी। अब मैं उनके साथ रहूंगी। इतना कहकर पायल अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। युवराज के बारे में सुनकर उर्मिला को हैरानी होती है। उर्मिला अपने पूरे परिवार के साथ युवराज के नए घर में जाती है। माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा कम समझा। कभी तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और प्रीति, मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाँ प्रीति, हमें माफ कर देना। हमें अपनी गलती समझ आ गई है। प्रीति के ससुराल वाले उससे माफी मांगते हैं और प्रीति सभी को माफ कर देती है। बहुत दिन बाद युवराज भी अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश था। प्रीति सभी के लिए अपने मटके में उगाई सब्जियां बनाती है और फिर उसका पूरा ससुराल उसके हाथ का बना खाना खाते हैं और एक साथ खुशी से रहने लगते हैं।